हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी का 9th पेपर ले रहा हूं और उस पेपर के अंदर बायोडाइवर्सिटी हम ले रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड या इससे जुड़ा हुआ टॉपिक हम ले रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए अलग अलग प्रकार से या अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। ये कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रही हैं, किस प्रकार से काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, कैसे इनकी स्थापना हुई है, क्या क्या इनकी वर्किंग बॉडी है, क्या क्या इनके लोगो हैं, क्या क्या इनके शॉर्ट नेम हैं, कहाँ कहाँ ये सिचुएटेड हैं। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करेंगे। आज हम इससे इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं और उस इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हम एक समराइज्ड टेबल लेंगे और उस टेबल के अंदर हम आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या क्या काम कर रही हैं। शॉर्ट में, डिटेल में अलग से हर एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अलग से हम वीडियो के माध्यम से लेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। जैसा कि हमने बात की बायोडाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, इसके लिए एडवर्ड ओ विल्सन ने एक कोटेशन दिया है और इनका कहना है, आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता, ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, एक वैज्ञानिक समस्या को, ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व देते हुए, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, देन द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, यदि बायोडाइवर्सिटी का किसी प्रकार का नुकसान होता है तो मैं उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को आई कैन नॉट इमेजिन, उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता हूँ या ग्रेटर इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, फॉर इम्पोर्टेंस देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यदि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा हो और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी सामने हो तो इन दोनों में सबसे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले बचाने की बात करूंगा मैं। ये इनका एडवर्ड ओ विल्सन का मानना है और इनके अकॉर्डिंग मानना है कि बायोडाइवर्सिटी, जैसे हमने बहुत सारी बात की है, बायोडाइवर्सिटी एक तरह से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है और ग्लोबल से सेंस है कि स्प्रेड ऑन द एंटायर प्लेनेट, पूरे प्लेनेट के ऊपर बायोडाइवर्सिटी फैली हुई है जो सभी प्रकार के हैबिटेट्स में देखने को मिलती है, सभी प्रकार के आवासों में देखने को मिलती है। दो इट इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकली डिवाइडेड कंट्रीज, चाहे वो अलग अलग देशों के अंदर विभाजित हो, लेकिन वो हर एक प्रकार के या सभी हैबिटेट्स में देखने को मिलती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एनी पार्ट ऑफ द प्लेनेट इज लॉस टू द एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी, यदि बायोडाइवर्सिटी का किसी भी प्लेनेट के किसी भी भाग पर लॉस होता है तो वह लॉस किसका लॉस है? एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी का लॉस है। कहीं भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है तो वह नुकसान बायोडाइवर्सिटी का ही नहीं है, ये ह्यूमन कम्युनिटी का नुकसान है। ह्यूमन कम्युनिटी के लिए जो बायोडाइवर्सिटी काम में आ रही है उसका नुकसान है। सिंस इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द मैन लिविंग इन अनदर पार्ट ऑफ द प्लेनेट, यानी कि जब से किसी भी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे पार्ट के अंदर रह रहा है वह उसको प्रभावित करता है। आज हम बात करें, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कन्फ्रंटिंग विद चैलेंजेज ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि हम बात करें तो पूरे विश्व के अंदर सभी देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के नुकसान होने का, और कन्फ्रंटिंग विद चैलेंजेज, और कई चैलेंजेस स्वीकार कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्वेशन करने के या कंजर्वेशन करने की।
दे आर मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, वे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं फॉर कंजर्विंग देयर वैल्यूएबल डाइवर्सिटी एसेट, उनकी जो अपनी बायोडाइवर्सिटी एसेट है उसको कंजर्व करने के लिए। हालांकि इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट इंडिविजुअल कंट्री एफर्ट आर नॉट एनफ, ये महसूस किया गया है कि कोई भी कंट्री जो भी प्रयास कर रही है वह प्रयास अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। एंड कोऑर्डिनेटेड इंटरनल नेशनल एफर्ट आर रिक्वायर्ड, इसलिए इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए कि जो न सिर्फ एक देश के स्तर पर हों बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हों, सबको मिल करके इस बारे के अंदर प्रयास करना चाहिए। और इस सब को देखते हुए इमिनेंट डेंजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस इन द नेक्स्ट फ्यू डिकाड्स, और यदि ऐसा ही लगातार रहा तो आने वाले कुछ दशकों के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव एग्रीड, और अधिकतर जो कंट्रीज हैं इसकी समस्या का सामना करेंगी। इस प्रकार से हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है लॉस होने के कारण से। इसलिए आने वाले जो समय हैं उस समय के अंदर ये बायोडाइवर्सिटी दशकों के अंदर, आने वाले दशकों के अंदर लॉस होने जा रही है। इसलिए इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कुछ थीम्स और गोल्स सेट किए गए हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये थीम्स और गोल्स जो सेट किए गए हैं, आगे जो हम टेबल लेने जा रहे हैं इस टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस टेबल के अंदर बिगिनिंग द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के मध्य की बात करें, ए नंबर ऑफ कन्वेंशंस, बहुत सारी कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन रीच्ड, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स सामने आए हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका जो रोल है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये सारा इससे जो वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी हम इस टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टेबल को हम बात करें तो ये टेबल का शुरुआती पार्ट है, ये इस टेबल का शुरुआती पार्ट है। इस टेबल की हम बात करें तो इस टेबल के अंदर दो हेड्स हैं। पहला हेड है एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लेवल पर क्या एग्रीमेंट हुए हैं गोल्स और थीम्स से रिलेटेड, से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, और इस एग्रीमेंट के साथ में क्या थीम रहा है या क्या गोल रहा है। पहला एग्रीमेंट हुआ है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जिसे IPPC के नाम से जानते हैं, जो FAO 1951 में हुआ था। ये आर्टिकल 1 के तहत हुआ था और इसका उद्देश्य था या थीम थी या गोल थी, मेजर्स टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द पेस्ट, मतलब मेजर्स टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द प्लांट पेस्ट। जो भी हम बाहर से कोई प्रजाति को लाते हैं, स्पीसीज को लाते हैं, तो उस स्पीसीज के साथ में कई प्रकार के पेस्ट आ जाते हैं, पीड़कनाशी आ जाते हैं और वो आकर के यहाँ पर फैलते जाते हैं। इसलिए इसको प्रिवेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एंड प्रमोट टू अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर देयर कंट्रोल, और इन सब को कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स अपनाना इसका उद्देश्य है। ऐसे ही कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसको सीटीज, C फॉर कन्वेंशन, I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर ट्रेड, E फॉर एंडेंजर्ड, S फॉर स्पीसीज, जिसे सीटीज के नाम से शॉर्ट में जाना गया है, जो 1973 के अंदर सामने आया है। और इसका जो प्रीएम्बल है ये कहता है कि
कि इसका जो गोल कहता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। मतलब इसके जरिए जो भी वाइल्ड फ्लोरा और फोना पाया जाता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए अगेंस्ट और एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। कई बार एक देश से दूसरे देश के अंदर कोई स्पीसीज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके और एक्सप्लॉइट करके उसे ले जाया जाता है। कई बार आप सुनते हैं, पढ़ते हैं या कई बार दिखाई पड़ता है कि शेर को मार दिया गया है या हाथी को मार दिया गया है। इस प्रकार के जो मारते हैं और मार करके उसकी जो खाल होती है उसको दूसरे देशों के अंदर ले जा करके बड़े दाम के अंदर बेच देते हैं। ऐसे ही हाथी दांत काफ़ी महंगा होता है, उसको बेच देते हैं। ऐसे बहुत सारी प्लांट स्पीसीज हैं जो वाइल्ड रूप में पाई जाती हैं जिनसे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं और उनका जो प्रोडक्शन होता है उसको अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश के अंदर भेजा जाता है या उन प्लांट स्पीसीज को ले जाया जाता है। तो यानी कि उनका और एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इन सबको प्रोटेक्शन करने का इसका उद्देश्य था सिटीज का। देन है रामासर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामासर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इसे UN 1973 में आर्टिकल 3 के तहत अपनाया गया था। ये एग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर और इसका उद्देश्य था, थीम था प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इंक्लूड्स इन द लिस्ट एंड वाइज यूज ऑफ अदर वेटलैंड्स इन नेशनल टेरिटरी। यानी कि इसके अंदर प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, उस लैंड को कंजर्वेशन करना जो वेटलैंड है जिसके अंदर इंक्लूड इन द लिस्ट एंड वाइज यूज, उसको बुद्धिमत्ता से यूज किया जाए अदर वेटलैंड्स इन नेशनल टेरिटरी, जो नेशनल टेरिटरी के अंदर आती है उसको अदर रूप में यूज किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। ऐसे ही है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड मैमल्स, यह है C4 कन्वेंशन। देन C फॉर कंजर्वेशन, M फॉर माइग्रेटरी, S फॉर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड मैमल्स। उसके लिए ये इसका प्रीएम्बल कहता है, इसकी थीम है कि कंसंट्रेटेड कॉन्क्रीटेड एक्शन बाय स्टेट्स विद इन द नेशनल ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज। मतलब जो भी स्टेट है उसको विद इन नेशनल ज्यूरिसडिक्शन बाउंड्रीज के अंदर कुछ स्टेप्स लेने होंगे जो माइग्रेटरी स्पीसीज आती हैं, स्पेंड करती हैं एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज सच स्पीसीज। जैसे आप जानते हैं घाना जो हमारे भरतपुर के अंदर है उसमें बहुत सारी बर्ड्स आते हैं जो माइग्रेटरी रूप में आती हैं। ऐसे ही हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर एक बर्ड आती है जो माइग्रेटरी रूप में आती है। वो स्पेशली ऐसे टाइम पर आती हैं जो उनका अपना लाइफ साइकिल या आप कहें अंडे दे करके बच्चे पैदा करके ले के जाती हैं। जहाँ से आती हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं होती हैं या खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती हैं और उस कारण से वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए यहाँ पर आती हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह पर आ रही है तो उसको प्रोटेक्शन किया जाए, ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्शन किया जाए। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स भी हैं और कई बार और दूसरी स्पीसीज का माइग्रेशन भी हो जाता है। तो उस स्थिति में ऐसी स्पीसीज के सुरक्षा के उपाय किए जाएं, ये इसका उद्देश्य है CMS 1979 का। देन अगला पार्ट है इस टेबल का और इस टेबल के अगले पार्ट में हम बात करेंगे एजेंडा 21 जो UNCED 1992 के नाम से जाना जाता है, जो चैप्टर 17 पैराग्राफ 86 के रूप में है, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे CBD के नाम से भी जानते हैं।
C फॉर कन्वेंशन, B फॉर बायोलॉजिकल, D फॉर डाइवर्सिटी, जो 1992 में हुई है, जो आर्टिकल फर्स्ट का पार्ट है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है CBD के ऊपर। इसका थीम और गोल है आइडेंटिफाई प्रायोरिटी मैराइन इकोसिस्टम। जो प्रायोरिटी मैराइन इकोसिस्टम है, समुद्री इकोसिस्टम है, उनको आइडेंटिफाई करना, लिमिट यूज इन दीज एरियाज, और ऐसे क्षेत्रों के अंदर सीमित यूज होना चाहिए, थ्रू इंटर एरिया डेजिग्नेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब थ्रू इंटर एरिया किसी अतिक्रमण के अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में, और कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो CBD है उसका काम है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब इस रूप में यूज किया जाए बायोडाइवर्सिटी को कि वापस उसका एक तरह से रूपांतरण हो जाए, या कोई चीज़ को हम काम में ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट हम काम में ले रहे हैं, कोई प्लांट को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्लांट वापस हमारे सामने आना चाहिए, वो एनिमल हमारे सामने आना चाहिए। जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ही वापस प्रोडक्शन के रूप में सामने आना चाहिए, तब तो उसका कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल यूज कर दे बायोडाइवर्सिटी का। और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, और इस प्रकार से यूज किया जाए कि उसका एक आनुपातिक रूप के अंदर यूज हो, जिससे बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जैसे जेनेटिक रिसोर्स के उपयोग करते हुए बेनिफिट भी मिले। ऐसे ही आर्टिकल 6 CBD का कहता है कि नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सच इनटू रिलेवेंट प्लांट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, यानी कि इन सब के लिए नेशनल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के यूज के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, जिससे रिलेवेंट प्लान्स हों, प्रोग्राम्स हों और पॉलिसीज हों। ऐसे ही आर्टिकल 8J कहता है मेंटेन नॉलेज ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज रिलेवेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि नॉलेज को हमें मेंटेन करना होगा इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के रिलेवेंस में, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और प्रमोट करना होगा देयर वाइडर एप्लीकेशन एंड एनकरेज द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिजल्टिंग बेनिफिट्स, और हमें एनकरेज करना होगा इक्विटेबल शेयरिंग के लिए, जिससे कि लोगों को लाभ मिले। ऐसे ही आर्टिकल 10 कहता है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एनकरेज रिलेवेंट कोऑपरेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज हो, एंड एनकरेज रिलेवेंट कोऑपरेशन, और इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए रिलेवेंट कोऑपरेशन के लिए। प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेज, और जो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं उनको सुरक्षा करनी चाहिए, संरक्षा करनी चाहिए। और सपोर्ट रेमेडियल एक्शन, और इसके लिए रेमेडियल एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए वेयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, जहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है। ऐसे ही ये है पैराग्राफ 1, 2, 3, ये कहता है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एनकरेज रिलेवेंट कोऑपरेशन, प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेज एंड सपोर्ट रेमेडियल एक्शन वेयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, यानी कि ये चीज़ ये भी कर रहा है, इसके पैराग्राफ 1, 2, 3 कह रहा है। देन अगला पार्ट है इसका टेबल का CBD COP 7 2004 ये डिसीजन 830 NX सर सेकंड में हुआ है। ये कह रहा इंटीग्रेट
प्रोटेक्टेड एरियाज इनटू ब्रॉडर लैंडस्केप्स। जो इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनको ब्रॉडर लैंडस्केप के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए। एंड सी स्केप्स और सी स्केप्स थ्रो इकोलॉजिकल नेटवर्क्स, इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स एंड बफर जोन्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड टेक इनटू अकाउंट नीड माइग्रेटरी स्पीशीज। कि जहाँ पर भी इस प्रकार की लैंडस्केप हैं उनके अंदर जोनेशन करना चाहिए, जैसे इकोलॉजिकल कॉरिडोर के रूप में, इकोलॉजिकल नेटवर्क के रूप में, बफर जोन के रूप में, जिससे कि इकोलॉजिकल प्रोसेसेज मेंटेन रहें, जिससे नीड ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए वो जरूरी है कि ऐसे क्षेत्र के अंदर प्रोहिबिशन वगैरह होने चाहिए। ऐसे ही 2011 से 2050 का विजन है CBD का। 2010 की बात करें तो कंट्रोल थ्रेट्स फ्रॉम इनवेजिव एलियन स्पीशीज, ऐसी जो स्पीशीज हैं जो अपने आप आ जाती हैं या दूसरी स्पीशीज को पनपने नहीं देती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। थ्रेट्स कर रही हैं तो उनके लिए। ऐसे ही मिलेनियम समिट 2000 के अंदर हुई है, ये लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर एंड वेयर बाई 2050 बायोडाइवर्सिटी इज वैल्यूड, कंजर्व्ड, रिस्टोर्ड एंड वाइजली यूज्ड, मेंटेनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, सस्टेनिंग ए हेल्दी प्लेनेट एंड डिलीवरिंग बेनिफिट्स एसेंशियल फॉर ऑल पीपुल्स। ये मिलेनियम समिट 2000 का गोल है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो UN 2000 के अंदर हुआ है, जिसे MDG7 के नाम से जानते हैं। M मिलेनियम, D डेवलपमेंट, G फॉर गोल के नाम से जानते हैं। इसका थीम ये है। ऐसे ही जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिसे JPOI, J जोहानसन, P प्लान, O ऑफ इम्प्लीमेंटेशन I, इसे WSSD 2002 पैराग्राफ 44 के अंदर स्पष्ट किया गया है। ये कहता है कि एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जिसमें बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज जल, थल, नभ सारा आ गया है। उस सब को सस्टेनेबिलिटी, जो भी हम सांस ले रहे हैं तो हवा किस प्रकार की ले रहे हैं, हवा के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का हो रहा है, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। ऐसे ही कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द CBD, ये भी CBD 2000 है, आर्टिकल 1 में। ये सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज जेनेटिक रिसोर्सेज। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे I इंटरनेशनल, T ट्रीटी, P प्लांट जेनेटिक, G फॉर जेनेटिक, R फॉर रिसोर्सेज, F फॉर फूड, A फॉर एग्रीकल्चर, जिसे FAO 2001 में आया है, जो ये कहता है कि एंश्योरिंग एन एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए नई नई ऑर्गेनिज्म सामने ला रहे हैं, तो उन सब के अंदर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए या जो भी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर चेक करने के लिए, एडिक्वेट करने के लिए ये रूल्स आए हैं। ऐसे ही आर्टिकल 1 पैराग्राफ 1.1 कहता है CBD का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग ऑफ देयर यूज। ये सारी चीज़ उसी के अंदर आ रही है जो पहले हमने डिस्कस की है। ऐसे ही एट द लास्ट हम बात करें जो वर्ल्ड समिट आउटकम हुई है,
UNGA के अंदर 2005 के अंदर। ये कहती है प्रमोट एंड सेफ गार्ड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, कि इनको प्रमोट करना चाहिए और सेफ गार्ड करना चाहिए, किस लिए? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के लिए, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन जेनेटिक रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाई 2010। और इससे कल्पना की गई है कि सिग्निफिकेंटली 2010 के बाद में बायोडाइवर्सिटी का लॉस की जो रेट है, ये रेट कम होती जा रही है, और ये एक्चुअली कंट्रोल करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है इन सब चीज़ों पर। इसलिए आगे वाले वीडियो के अंदर हम अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोरोना काल के अंदर घर रहिए। धन्यवाद।